नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। कक्षा 7 की NCERT में हम कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी को। और आज हमारा अध्याय नंबर 4 है, जिसमें हम पढ़ेंगे वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूरज की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा भी करती है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूरज की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायुराशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने के योग्य बनाया है। दोस्तों, यह रंगीन पैराग्राफ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस कहलाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। यह आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल के संगठन के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बहुत बड़ा भाग बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद रहते हैं। दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%, आर्गन की मात्रा होती है 0.93%, और अन्य सभी गैसें होती हैं 0.04%। ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में 21% पाई जाती है दोस्तों, और नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है 78%। दोस्तों, नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, यह आपको याद रखना है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका उपयोग कर ले सके। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो वायुमंडल का संतुलन जो है बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन वायुमंडल में बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से बिगड़ जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। दोस्तों, यह पैराग्राफ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। दोस्तों, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु
सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। यह आपको याद रखना है दोस्तों। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में। दोस्तों हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं। ये पांचों परतें हैं दोस्तों। क्षोभ मंडल, जिसमें सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। यह 5 परतें हैं वायुमंडल की प्रमुख 5 परतें। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे क्षोभ मंडल के बारे में। दोस्तों यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर होती है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे कि वर्षा, कोहरा एवं ओलावृष्टि, बादल, यह सभी इसी मंडल में होते हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों समताप मंडल के बारे में। दोस्तों क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। दोस्तों यह आपको याद रखना है कि समताप मंडल जो है हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल माना जाता है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी गैसों से हमारे शरीर की रक्षा करती है। यह भी आपको याद रखना है, यह आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे मध्य मंडल के बारे में। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है और यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर चल जाते हैं। दोस्तों यह आपको याद रखना है कि मध्यमंडल में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड मध्यमंडल में ही जलते हैं। यह आपको याद रखना है। बाह्य वायुमंडल के बारे में दोस्तों हम जान लेते हैं। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें जो हैं इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं, जिससे कि रेडियो संचालन संभव होता है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों 5वें मंडल और बहिर्मंडल के बारे में। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह वायु की सबसे पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे कि आर्गन और हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हुई रहती हैं। दोस्तों हम पढ़ेंगे मौसम और जलवायु के बारे में। दोस्तों मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा प्रतिदिन की स्थिति होती है। इसको हम मौसम कहते हैं। इसमें आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। दोस्तों यह पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा कि पृथ्वी जो है सूर्य की ऊर्जा का 2 अरबों भाग ही प्राप्त करती है। यह आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे तापमान के बारे में। दोस्तों आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। दोस्तों यह लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है।
आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। दोस्तों यह लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन या फिर सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। दोस्तों यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एस्फाल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। यह आपको याद रखना है। दोस्तों यह पैराग्राफ रंगीन वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि तापमान को मापने की मानक इकाई जो है डिग्री सेल्सियस है और इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। यह आपको याद रखना है, दोनों पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे वायुदाब किसे कहते हैं। दोस्तों यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर ताप तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है, स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। दोस्तों यह लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। दोस्तों यह पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि चांद पर वायुमंडल का न पाया जाना कारण है पलायन वेग का न पाया जाना चांद पर। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे पवन के बारे में। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को ही पवन कहते हैं। दोस्तों आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब यह जो है सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे पवनों के प्रकार के बारे में। नंबर 1, अस्थायी पवने। दोस्तों व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने अस्थायी पवने हैं। ये वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। नंबर 2, मौसमी पवने। दोस्तों ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं और एक अगर उदाहरण ले हम तो भारत में मानसूनी पवने मौसमी पवन का उदाहरण हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे स्थानीय पवनों के बारे में। दोस्तों ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों स्थलीय एवं समुद्री समीर स्थानीय पवनें हैं। दोस्तों उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवा को लू नाम दिया जाता है।
यह आपको याद रखना है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे चक्रवात या प्राकृतिक आवेश के बारे में। दोस्तों भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गईं। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गईं। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारी तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गईं और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारी तरंगें आईं जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। दोस्तों यह पूरा पैराग्राफ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यह आपको याद रखना है। दोस्तों हम पढ़ेंगे आर्द्रता किसे कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। यह लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके तब यह वर्षण के रूप में जमीन पर आ जाती हैं और इसको हम वर्षा कहते हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौमजल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविद आधार पर वर्षा 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।